तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज एक क्लास 7वां है स्टूडेंट। क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस वीडियो को जरूर देखें स्टूडेंट। और आज ब्रह्मास्त्र सीरीज में मैं बात करने वाला हूं आप लोगों को इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अर्थशास्त्र और भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बात करने वाला हूँ। लक्ष्य अपना लेकर 90+ पार का लक्ष्य लेकर, और ऐसी सुविधाएं सिर्फ आपको सम्राट अकेडमी में मिल सकती है और कहीं पर भी नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके पास से पहुँच जाए, ताकि सब अच्छे से तैयारी मात्र 1 महीने के अंतर्गत वो कर सके, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वो भी अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 2 लाभों की विवेचना कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 2 लाभों की विवेचना कीजिए। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 2 लाभ निम्नलिखित हैं। तो भाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 2 लाभ निम्नलिखित है, कौन कौन से। तो पहला लाभ स्टूडेंट यह है कि गरीब लोगों को नियंत्रित मूल्य पर आवश्यक वस्तु मिलती है। गरीब लोगों को नियंत्रित मूल्य पर आवश्यक वस्तु मिलती है। और दूसरा लाभ स्टूडेंट यह होता है कि खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तु को न्यायोचित वितरण किया जाता है। खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तु को न्यायोचित वितरण किया जाता है और गरीब लोगों को नियंत्रित मूल्य पर आवश्यक वस्तु मिलती है। यह 2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 2 लाभ निम्नलिखित हमने अच्छे तरीके से लिख दिया और याद भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न हम लोग क्लियर करते हुए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया स्टूडेंट, और इसी के क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट यह है कि अर्थव्यवस्था के तिर्यक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। अर्थव्यवस्था के तिर्यक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के तिर्यक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर क्या लिखेंगे, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर लिखेंगे कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी व सॉफ्टवेयर उद्योग आते हैं। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी व सॉफ्टवेयर उद्योग आते हैं, ठीक है। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे यही पूछा था कि अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो हमने समझ लिया कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर उद्योग आते हैं, बात खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि नरेगा कब तैयार किया गया। तो सब जानते हैं कि नरेगा वर्ष 2005 में तैयार किया गया था। ये सब जानते हैं कि नरेगा कब तैयार किया गया था, नरेगा वर्ष 2005 में तैयार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे की। और क्वेश्चन नंबर चौथा ये है उदारीकरण क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उदारीकरण क्या है। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लगाए गए सभी प्रकार के बंधनों को समाप्त करना ही उदारीकरण कहलाता है, ठीक है। चाहे उदारीकरण है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लगाए गए सभी प्रकार के बंधनों को समाप्त करना ही उदारीकरण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 5 यह कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने कारखाने कहाँ स्थापित करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कारखाने कहाँ स्थापित करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं उत्तर के माध्यम से कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कारखाने वहाँ स्थापित करती हैं जहाँ सस्ते श्रमिक एवं अन्य संसाधन उपलब्ध हैं। जहाँ सस्ते श्रमिक एवं अन्य संसाधन उपलब्ध होते हैं वहीं बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने कारखाने स्थापित करती हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर होता हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट यह है कि भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार किस देश के साथ होता है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार किस देश के साथ होता है। तो चलिए बता देता हूँ कि भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार अमेरिका के साथ होता है। किसके, अमेरिका के साथ होता है स्टूडेंट, अमेरिका के साथ। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6वां भी हम लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, नो डाउट आपको होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6वें में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां स्टूडेंट ये बोल रहा है कि निवेश किसे कहते हैं। निवेश किसे कहते हैं, तो आइए जान लेते हैं कि निवेश किसे कहते हैं। तो संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया खर्च निवेश कहलाता है। संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया खर्च क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है। बात खत्म, क्वेश्चन नंबर 7वां खत्म। चलिए
क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8वें के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां स्टूडेंट ये बोला है कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक मापने का सूत्र बताइए। जो शरीर का अगर द्रव्यमान सूचकांक मापना हो तो किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? तो द्रव्यमान सूचकांक BMI बराबर होता है व्यक्तियों का भार किलोग्राम में, आप बटे में लंबाई स्क्वायर मीटर में भाग दे देंगे तो द्रव्यमान सूचकांक निकल जाएगा। यही इसका सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 8वां क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट ये बोला है कि वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के पश्चात वे स्वतः समाप्त हो जाती हैं कौन से हैं? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के पश्चात वे स्वतः समाप्त हो जाती हैं कौन से हैं? तो आइए जान लेते हैं उत्तर के माध्यम से कि वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के पश्चात वे स्वतः समाप्त हो जाते हैं अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। क्या? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के पश्चात वे स्वतः समाप्त हो जाते हैं अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स के डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब हम लोग किसका देखेंगे? अब हम भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। वो बहुत ही अच्छे लाजवाब क्वेश्चन लेकर आऊँ जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए उसको अब देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ गया। थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। हाँ, पहला क्वेश्चन से भूगोल का ये क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट पहले हम लोग जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं उदाहरण देके समझते हैं। तो पहले हम जैव संसाधन हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इसमें कि वे संसाधन जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, वे संसाधन जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं। अब बताइए जैव संसाधन को कोई परिभाषा पूछेगा तो आप बता देंगे कि वे संसाधन जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं। बात खत्म। जैसे में आपका मनुष्य हुआ, पशुधन हुआ, वनस्पति हुआ, एक जीव आदि, ये जो है अजैव संसाधन के उदाहरण है जैसे में। ठीक है, अब देखिए अजैव संसाधन क्या होते हैं कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। बात खत्म। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे में आपका मृदा हुआ, धातुएं हुआ और चट्टानें, ये सब अजैव संसाधन के उदाहरण हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए हमसे पूछा था कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण सही समझाए तो हमने जैव संसाधन क्या होता है वो भी आप लोगों को बता दिया। जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं वो जैव संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बनते हैं, चाहे निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे मृदा, धातु, चट्टान है, अब वहाँ पे मनुष्य, पशुधन, वनस्पति एवं जीव। बात खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर होता हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट ये बोला है कि खादर एवं बांगर में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि खादर एवं बांगर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि वह भूमि जहां बाढ़ के पानी निरंतर पहुंचने से नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, वह भूमि जहां बाढ़ के पानी के निरंतर पहुंचने से नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है तो क्या कहलाता है? खादर कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, और जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं आता है वहाँ पुरानी मृदा बनी रहती है उसे बांगर कहते हैं। तो जहाँ पानी की सुविधाएं नहीं हो पाती वहाँ की मृदा जो सूखकर यहाँ पे पपड़ी हो जाती हैं वो हमारे क्या कहलाती हैं? बांगर कहलाती हैं। और खादर क्या कहलाती हैं कि वह भूमि जहाँ बाढ़ के पानी आके निरंतर उनके मृदा को, जलोढ़ मृदा को जमा पाया जाता है वहाँ पे खादर कहलाती हैं। ठीक है, तो खादर भी आपने समझ लिया और बांगर किसे कहते हैं वो भी आपने समझ लिया। बात क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे आ गया जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि वनों के किन्हीं दो प्रत्यक्ष लाभों को बताइए। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वनों के किन्हीं दो प्रत्यक्ष लाभों को बताइए। तो चलिए उत्तर के माध्यम से जान लेते हैं कि वनों के दो प्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित है। कौन कौन से दो लाभ निम्नलिखित हैं? तो पहला लाभ लिखिए कि वनों से घरेलू उपयोग की वस्तुएं, पहला है कि वनों से घरेलू उपभोग की वस्तुएं, पशुओं हेतु चारा तथा ईंधन हेतु लकड़ी और वन्य जीवों की आवास प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपका क्या हो गया? पहला लाभ। वनों से घरेलू उपभोग की वस्तुएं, पशुओं हेतु चारा, ईंधन हेतु लकड़ी और वन्य जीवों की आवास प्राप्त होता है, पहला लाभ। और दूसरा लाभ कि वनों से वातावरण में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। वनों से वातावरण में ऑक्सीजन की पूर्ति है। तो यहाँ पे वनों के किन्हीं दो प्रत्यक्ष लाभ पूछा था, हमने बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया है और उम्मीद करता हूँ कि इसको याद कर लेंगे आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे क्लियर होता हुआ। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट यह है कि भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम लिखिए। भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट, पहला दामोदर नदी घाटी परियोजना है, पहला हो गया। भांगड़ा नागल नदी घाटी परियोजना है, दूसरा हो गया। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना है, तीसरा हो गया। सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना, यह चौथा हो गया। तो भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पूछा था तो हमने 4 नाम लिख दिया हूँ। दामोदर नदी घाटी परियोजना, भांगड़ा नागल नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना और
सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना, ये भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत आसानी से आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आई होप आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट यह है कि भारत की किन्हीं 2 जल विद्युत परियोजनाओं के नाम लिखिए। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ लेता है कि उत्तरीय भारत की किन्हीं 2 नदी घाटी परियोजना के नाम लिखिए। तो चलिए जान लेते हैं उत्तर के माध्यम से कि भारत की 2 जल विद्युत नदी घाटी परियोजना के नाम कौन कौन से हैं। तो पहला है टिहरी जल विद्युत परियोजना जो भागीरथी एवं विलंगना नदी पे है, और दूसरा दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि दामोदर नदी पे है। ठीक है, तो ये चीज़ स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग भारत की किन्हीं 2 जल विद्युत परियोजना के नाम बहुत अच्छे तरीके से जान लिया। टिहरी जल विद्युत परियोजना जो भागीरथी एवं गंगा नदी पे है, और दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर होता हुआ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के 2 उपाय निम्नलिखित हैं। भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए 2 उपाय निम्नलिखित हैं। कौन कौन? तो पहला, किसानों को उन्नत बीज तथा उर्वरक सस्ते मूल्य पर मिलने चाहिए। पहला, किसानों को जो उन्नत बीज तथा उर्वरक क्या सस्ते मूल्य पर मिलने चाहिए। और दूसरा स्टूडेंट यह है कि उपज का पर्याप्त मूल्य मिले तथा उसके भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए। यह भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए कोई 2 उपाय हमने बता दिया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आपको तैयार करके जाना है स्टूडेंट, रिविजन्स कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया स्टूडेंट, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट ये कह रहा है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अब भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता लिखना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी 3 विशेषताएं निम्नलिखित है, चलिए जान लेते हैं। तो पहला कि भारत में कृषि कार्य जीविकोपार्जन के उद्देश्य से किया जाता है, आर्थिक विकास में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत में जो कृषि कार्य जीविकोपार्जन के उद्देश्य से किया जाता है, किनके? तो जीविकोपार्जन के हिसाब से किया जाता है, आर्थिक विकास में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट कि कुल कृषि भूमि के 72% भाग पर खाद्यान्न फसलों तथा 28% भाग पर व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट यह है कि कुछ उद्योगों के संचालन में कृषि उत्पाद जैसे कपास, चाय, रेशम, कहवा, गन्ना आदि की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो यहाँ पे भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता पूछा था, हमने 3 विशेषता आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया है। 1, 2, 3 विशेषता यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में करा रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 8वां स्टूडेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसको जान लेते हैं। कह रहा है कि भारत में चाय तथा कहवा के उत्पादन क्षेत्र बताइए। कह रहा है भारत में चाय तथा कहवा के उत्पादन क्षेत्र बताइए। तो पहले आप हेडिंग डालिए चाय, जिसे टी कहा जाता है। अब इसमें लिखिए कि चाय जो है भारत का प्रमुख पेय पदार्थ है। जो चाय है भारत के क्या है? प्रमुख पेय पदार्थ है। चाय उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। चाय उत्पादन में विश्व में जो भारत का प्रथम स्थान है। भारत में विश्व की 28.3% चाय का उत्पादन होता है। भारत में विश्व की 28.3% चाय का उत्पादन होता है। भारत में चाय उत्पादित करने वाले 2 प्रमुख राज्य कौन कौन? असम और पश्चिम बंगाल। असम और पश्चिम बंगाल हैं। ठीक है, इसके अन्य उत्पादक राज्यों में आपका केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा हैं। ठीक है, तो ये तो चाय का कंडीशंस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए चाय आपको समझ में आ गया। एक चीज़ तो याद होना ही चाहिए, चाय में कम से कम कि चाय भारत का एक प्रमुख पेय पदार्थ है, और इसमें जो विश्व का 28.3% चाय का उत्पादन होता है सिर्फ भारत में। और भारत में चाय उत्पादित करने वाला जो प्रमुख राज्य है वो असम और पश्चिम बंगाल है। और अन्य भी इसके कोई उत्पादक राज्य हैं जो इसमें सेलिंग करते हैं, जहाँ अधिक चाय बेचा जाता है, जैसे केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा। इतना पॉइंट तो आपको किसी कीमत पे याद होना चाहिए चाय के बारे में। ठीक है, इसके बाद कहवा को हम कॉफ़ी कहते हैं। आइए इसको भी जान लेते हैं। तो कहवा या कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय रोशन कृषि की फसल है। इतना तो याद होना चाहिए आप लोगों को कि कहवा जो काफ़ी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि की फसल है। कॉफ़ी की 3 किस्में पाई जाती हैं। कॉफ़ी की 3 किस्में पाई जाती हैं। कौन कौन? तो अरेबिका,
और रोबस्ता एवं लाइबेरिका। ठीक है, भारत अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी उत्पादन करता है। जो भारत होता है वह अधिकतर उत्तम किस्म की क्या करता है, अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे चाय और कहवा समाप्त होता हुआ हमने, और उसका उत्पादन क्षेत्र पूछा था, तो लिखिए भारत के कहवा उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, भारत के कहवा के उत्पादन क्षेत्र कौन कौन है, तो भारत में कहवे का उत्पादन क्षेत्र आपका कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश राज्यों में अधिक होता है कहवा का सेवन। ठीक है, तो यहाँ पे भारत में चाय और कहवा का उत्पादन क्षेत्र पूछा था, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से चाय आयोडीन डाल के चाय के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस किया, कहवा डाल के अच्छे तरीके से डिस्कस किया, उसके मैंने उत्पादन क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके दिमाग में एकदम आ गया होगा, अच्छी तरीके से बैठ गया होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। भारत में हरित क्रांति की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या तो इस प्रश्न को इस प्रकार पूछ लेता है कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, भारत में हरित क्रांति के कोई 2 लाभ बताइए। या तो इस प्रश्न को एक ढंग से और पूछता है, वो किस ढंग से पूछता है, तो भारत क्रांति किसे कहते हैं, हरित क्रांति किसे कहते हैं, हरित क्रांति की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर एक ही होगा। क्या होगा, चलिए बताते हैं। तो आपको उत्तर लिखना पड़ेगा कि हरित क्रांति से तात्पर्य 1960 के दशक में, हरित क्रांति से तात्पर्य 1960 के दशक में खाद्य फसलों के ऐसे बीजों के विकास एवं उपयोग से है जिसके कारण इनके उत्पादन में असातित वृद्धि हुई है। इसके अंतर्गत कृषि में उन्नत बीजों, उर्वरकों तथा प्रौद्योगिकी का समावेश किया गया है। हरित क्रांति के प्रमुख विशेषताएं या लाभ निम्नलिखित है। कौन कौन, तो पहला अधिक उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग, और दूसरा कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, और तीसरा सिंचाई हेतु आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, और चौथा बहुफसलीय कार्यक्रम का प्रोत्साहन। ठीक है, तो यह 4 हरित क्रांति के प्रमुख विशेषताएं लाभ निम्नलिखित है। तो कौन 4 मैंने विशेषताएं, इसका लाभ अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट था कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, हरित क्रांति के किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मैंने 4 विशेषताओं का वर्णन कर दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वें की और क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है आग्नेय तथा कैंत्रिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। आग्नेय तथा कैंत्रिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है, तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि खनिज आग्नेय तथा कैंत्रिक चट्टानों की दरारों, जोड़ों व भ्रंशों में मिलते हैं। खनिज आग्नेय तथा कैंत्रिक चट्टानों की दरारों, जोड़ों व भ्रंशों में मिलते हैं। खनिजों का छोटा जमाव सिराओं के रूप में तथा वृहद जमाव परत के रूप में होता है। ठीक है, खनिजों का जो छोटा जमाव होता है वो सिराओं के रूप में होता है स्टूडेंट, तथा वृहद जमाव होता है वो परत के रूप में होता है। जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि खनिजों का जमाव इन्हीं सिराओं में होता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10वां था कि आग्नेय तथा कैंत्रिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे हुआ, बहुत अच्छे तरीके से मैं बता दिया। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का और प्लस जियोग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इन क्वेश्चनों को नोट करके और एक बार चाहे वीडियो को 1 या 2 बार देखकर रिवाइज कर लीजिए, अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए इन क्वेश्चनों को। ठीक है, कि ताकि एग्जाम में आए तो आपको 1% दिक्कत नहीं, आप लिख सकें इसे आसानी से। तो वीडियो कैसी लगी स्टूडेंट, वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।